नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ते हैं कंपनियों का वर्गीकरण। कंपनी के क्या क्या वर्ग हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है निर्माण की विधि के अनुसार कंपनियां। हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का वर्गीकरण। सबसे पहले आता है निर्माण की विधि के अनुसार। निर्माण की विधि के अनुसार सबसे पहले कंपनी आती है शाही आज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी। शाही आज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी। चार्टर्ड कंपनी, जिसका दूसरा नाम चार्टर्ड कंपनी भी है। शाही आज्ञा, शाही आज्ञा, शाही राजपत्र भी हो सकता है। राजपत्र जिसको चार्टर्ड कहते हैं। शाही आज्ञा के द्वारा निर्मित कंपनी। शाही का मतलब राजा की आज्ञा के द्वारा बनी गई कंपनी। शाही, शाही शब्द राजा से संबंधित है, राजतंत्र से संबंधित है। शाही आज्ञा के द्वारा निर्मित कंपनी चार्टर्ड कंपनी। इसका एक उदाहरण है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में राजतंत्र था। वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो शाही आज्ञा के द्वारा भारत में हुई थी और इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। भारत में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई, ये शाही राजपत्र के द्वारा निर्मित कंपनी थी। दूसरा आता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी। संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा जो कंपनियां बनाई जाती है वो इस श्रेणी में आती है। इसको वैधानिक कंपनी भी कहते हैं। वैधानिक कंपनी, इसको वैधानिक कंपनी भी कहते हैं। उदाहरण समझिए, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ये केंद्रीय संसद जो है भारत में, वहाँ के द्वारा जो निर्मित कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, ये एक वैधानिक कंपनी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज जो है वो इस श्रेणी में आती है। लेकिन इसकी स्थापना जो है वो राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान में जो विधानसभा है उसके द्वारा निर्मित कंपनी है। विद्युत वितरण निगम। विद्युत वितरण निगम, इन कंपनियों को निगम भी कहते हैं, कॉरपोरेट भी कहते हैं, कॉरपोरेशन भी कहते हैं। विद्युत वितरण निगम, जैसे अपने यहाँ अजमेर विद्युत वितरण निगम है। राजस्थान के अंदर इस तरह की 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं जो विद्युत का वितरण करती है। नागौर क्षेत्र में अजमेर विद्युत वितरण निगम है जिसकी स्थापना राजस्थान विधानसभा के द्वारा की गई है। तो ये संसद के विशेष अधिनियम, संसद चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्यों की विधानसभाओं में हो, उसके द्वारा जो कंपनियां बनाई जाती है वो इस श्रेणी में आती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्मित के अनुसार पंजीकृत कंपनियां,
यदि कोई कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पंजीकृत है वो इस श्रेणी में आती है। तो सबसे पहले कंपनियों का निर्माण की विधि के अनुसार 3 बिंदु हमने पढ़े। अगला आता है सदस्यों के दायित्वों के अनुसार। सदस्यों के दायित्व के अनुसार कंपनी, सदस्यों के दायित्व के अनुसार कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो दायित्व सीमित होता है, अंशों के द्वारा सीमित और गारंटी की राशि के द्वारा सीमित। पहली कंपनी है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों के द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी है जिसमें अंशों का मूल्य तक अंशधारी का दायित्व होता है। अंशों का जितना मूल्य है उस मूल्य तक इस अंशधारी का दायित्व होता है, वो अंशों के द्वारा सीमित कंपनी है। दूसरा है गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, इसमें गारंटी की राशि जितनी है वहां तक इसका दायित्व सीमित होता है। तो यदि गारंटी की राशि बकाया है तो कंपनी समापन के समय ये गारंटी की राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। तो सदस्यों के दायित्व के अनुसार 2 तरह की कंपनियां होगी, अंशों के द्वारा सीमित कंपनी और गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी। सदस्यों की संख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी। सबसे पहले आता है एकल ओपीसी, जिसको हम एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। एकल व्यक्ति कंपनी ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। इस कंपनी की जो अवधारणा है कंपनी अधिनियम 2013 में ही आई, उससे पहले इस तरह की कंपनी का कोई प्रावधान नहीं था, जिसमें एक ही व्यक्ति होता है और इसमें एक संचालक भी हो सकता है, होता है एक संचालक, और अधिकतम 15 संचालक भी इसमें कंपनी में हो सकते हैं। निजी कंपनी, निजी कंपनी निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य, न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 200 सदस्य, अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। यह अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध होता है। इसमें निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, और इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगता है। तो न्यूनतम तो 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। तीसरा आती है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी, इसके अंदर न्यूनतम 7 सदस्य, न्यूनतम 7 सदस्य और अधिकतम में प्रतिबंध नहीं, अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य और अधिकतम में प्रतिबंध नहीं है। सदस्यों के अंशों की संख्या के आधार पर इसमें सदस्य हो सकते हैं। बिंदु नंबर 4 आता है नियंत्रण के आधार पर कंपनियां। नियंत्रण के आधार पर कंपनी।
नियंत्रण के आधार पर कंपनियां, यदि कोई कंपनी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण करती है, उसमें कौन कौन से प्रकार की कंपनियां होती है? पहले आती है सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, और इसका दूसरा नाम नियंत्रक कंपनी। नियंत्रक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी है जो दूसरी सहायक कंपनी के 51% पूंजी पर अपना नियंत्रण करती है। सहायक कंपनी की 51% पूंजी पर नियंत्रण, 51% पूंजी पर वो नियंत्रण करती है, वो सूत्रधारी कंपनी है। यदि कोई सूत्रधारी सहायक कंपनी की 51% पूंजी पर नियंत्रण है तो वो सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी कहलाती है। इसमें अंश हस्तांतरण में, इसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। दूसरा आता है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी वह कंपनी है जिस पर नियंत्रण सूत्रधारी कंपनी का हो। सहायक कंपनी वह कंपनी है जिस पर नियंत्रण सूत्रधारी कंपनी का है, और ये सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी की 51 पूंजी पर नियंत्रण करती है। सहचारी कंपनी। सहचारी कंपनी, सहचारी कंपनी वह कंपनी है जिस पर 20% अंश पूंजी पर नियंत्रण हो। अंश पूंजी पर 20% नियंत्रण हो, वह सहचारी कंपनी है। मान लीजिए सूत्रधारी कंपनी सहचारी कंपनी के अंश पूंजी पर 20% नियंत्रण करती है तो वो सहचारी कंपनी की श्रेणी में आती है। अगला बिंदु आता है पूंजी बाजार के आधार पर। पूंजी बाजार के आधार पर कंपनी, जिसमें पहला बिंदु आता है सूचीबद्ध कंपनी। सूचीबद्ध कंपनी, जिसको इंग्लिश में लिस्टेड कंपनी कहते हैं। सूचीबद्ध कंपनियां ऐसी कंपनियां जो पूंजी बाजार में अपने अंशों का क्रय विक्रय करने के लिए सूचीबद्ध की गई है। पूंजी बाजार में इनको सूचीबद्ध करना पड़ता है। पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां ही अपने अंशों का क्रय विक्रय कर सकती है। यदि वो कंपनी सूचीबद्ध नहीं है तो अपने अंशों का क्रय विक्रय पूंजी बाजार में स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकती। ए सूचीबद्ध कंपनी, ए सूचीबद्ध अनलिस्टेड, यानी ये कंपनियां पूंजी बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती या पूंजी बाजार में इनको क्रय विक्रय के लिए अनुमति नहीं है। सूचीबद्ध कंपनियों को अपने अंशों का क्रय विक्रय करने के लिए अनुमति मिलती है पूंजी बाजार से, और पूंजी बाजार पर जो नियंत्रण होता है वो सेबी का होता है। पूंजी बाजार पर नियंत्रण सेबी द्वारा होता है। पूंजी बाजार के लिए सेबी एक कानून बनाया गया, उस कानून के अनुसार पूंजी बाजार पर नियंत्रण होता है। तो पूंजी बाजार के आधार पर दो प्रकार की कंपनियां हो गई, सूचीबद्ध कंपनी और असूचीबद्ध कंपनी। अन्य कंपनियां, अन्य कंपनियों में सबसे पहला आता है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी
51% से अधिक पूंजी, 51% से अधिक पूंजी सरकार की हो, 51% से अधिक पूंजी सरकार की हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार की है, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार मिलकर है, या केवल राज्य सरकार की है, तो वो सरकारी कंपनी की श्रेणी में आती है। विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी वह कंपनी है जिसका पंजीकरण दूसरे देश में हुआ है। इसका पंजीकरण दूसरे देश में होता है, इसका पंजीकरण दूसरे देश में होता है, लेकिन ये भारत में व्यापार कर सकती है, लेकिन ये भारत में व्यापार करती है। उसको विदेशी कंपनी कहते हैं। विदेशी कंपनी यानी इसका पंजीकरण दूसरे देशों में होता है। जिस देश में, जिस देश का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पर इसका पंजीकरण उस देश की सरकार के द्वारा पंजीकरण होता है, लेकिन ये भारत में अपना व्यापार करती है। इसको विदेशी कंपनियां कहते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसमें आती है। 30 आता है फेरा कंपनियां, फेरा कंपनी, FERA, फेरा, फेरा एक कानून है। थोड़ा सा इसका मैं विवरण आपको बता दूंगा। इसका निर्माण जो है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अनुसार, 1973 के अनुसार पंजीकृत हो, पंजीकृत हो, वो फेरा कंपनियों की श्रेणी में आती है। और भारत में ये 1973 विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के अनुसार कार्य करती हो। सबसे अंत में आता है निष्क्रिय या सुसुप्त कंपनी, निष्क्रिय या सुसुप्त कंपनी। निष्क्रिय, सुसुप्त, सुप्त अवस्था, शांत अवस्था, निष्क्रिय, कोई भी कार्य नहीं करती, यानी ऐसी कंपनियां जो विगत 2 वर्षों से व्यापार संबंधी कोई कार्य नहीं किया हो, विगत 2 वर्षों से व्यापारिक क्रियाएं नहीं हो, व्यापारिक क्रिया नहीं हो, विगत 2 वर्षों से कोई भी व्यापारिक क्रिया नहीं हुई है, या उस कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण, आय व्यय के विवरण जारी नहीं किए, आय व्यय विवरण नहीं बनाया, और विगत 2 वर्षों से कोई भी व्यापारिक क्रिया नहीं की है, वो निष्क्रिय या सुसुप्त कंपनी कहलाती है। कई बार ऐसी कंपनियां पेटेंट के लिए भी बनती है, पेटेंट और बौद्धिक संपदा के लिए निर्माण होता है। के लिए निर्माण होता है। ये कंपनियां व्यापार नहीं करती, पेटेंट कंपनी है, बौद्धिक संपदा संबंधी कंपनी है, वो निष्क्रिय सुसुप्त कंपनियों में आती है। तो बच्चों, इन सब को आप अपनी नोटबुक में लिखना। आप सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।